तो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सर तो चलो पहले एक बार थोड़ा सा जो भी स्कीम हमारे सामने है उनको रिवाइज कर लेते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल है। इस स्कीम के अंदर राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना को शामिल किया गया है। बाकी जैसा नाम से क्लियर है, क्या काम होगा इस स्कीम का? बताइए, क्या उद्देश्य होगा अगर हम नाम से चलें तो इसका? सर हर घर में आवास बना। हाँ, हर विशेष रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन। तो ये जैसे ये इस गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, जो कमजोर तबके हैं उनको घर दिलवाना। कैसे दिलवाना? थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। व्हाट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी? कौन बताएगा? सर बताओ। जो लोन पे छूट मिलता है, कुछ लोन पे छूट मिलेगा। लोन पर छूट मिलेगा मतलब कि पहले लोन लेंगे आप, क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट पर कुछ सब्सिडी दी जाएगी। तो जैसे आपको घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपया जरूरत है, तो सरकार की तरफ से 1 लाख, 15%, 20%, 25%, 30%, जितनी भी सब्सिडी उपलब्ध होगी वो सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी का कॉन्सेप्ट और भी कई स्थानों पर लागू होता है। कैपिटल मशीन्स पर लागू होता है, कई और स्कीम्स में भी इसी प्रकार से क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका क्या उद्देश्य हुआ? जल्दी जल्दी बताओ यार, फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं रिवाइज करने में इतना समय नहीं लगा सकता, क्लास भी करनी है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय का मतलब? सर अंत तक। नहीं, यहाँ अंत्योदय का मतलब है जो व्यक्ति अंत में खड़ा हुआ है। गरीब में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है, अंत्योदय, ये वो है अंत्योदय। तो जो गरीब से भी गरीब, आखिरी में गरीब आदमी है, उसको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, किस चीज के थ्रू? ये एक स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कुशल, क्या बोलते, कौशल विकास, कौशल विकास के जरिए से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ऐसे काम सिखाकर जिससे कि वो अपना काम चला सके। और इस स्कीम के अंदर NULM और NRLM, नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को मिला दिया गया है। क्या मतलब हुआ लाइवलीहुड मिशन का? उसके जीविका के लिए कुछ स्किल सिखा देना। हाँ, जीविका इसका एम है कि पूरा कवरेज करना, जो अर्बन पुअर, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना, अर्बन जो अर्बन में जो लोग होते हैं, अर्बन और रूरल दोनों, इसमें दोनों को मिला दिया गया, ये ग्रामीण लोगों को भी और शहरी लोगों को भी। देखो हमारी जो स्कीम होती है कि हम लोगों के लिए लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट, ठीक, सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है? हम सबको क्या चीज की जरूरत है? हमें किस चीज की आवश्यकता है? काम की। सबसे ज्यादा हमारे देश में किस चीज की जरूरत है? काम की, पैसे की। पैसा कैसे आ सकता है? या तो आप उसे रोजगार दे दीजिए, रोजगार की स्कीम कहलाती है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कि आप उसको ऐसा कुछ सिखा दें जिससे कि वो
नौकरी कर सके। जैसे आपने उसे ITI में एडमिशन करा दिया, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सिखा दिया, प्लम्बर का सिखा दिया, और भी कोई ऐसी तरीके का। अब जब कोई इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर लेगा या कोई भी हुनर सीख लेगा तो उसे नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसे वेज एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सिखाया इस तरह से जाता है कि वो अपने उस हुनर के बेसिस पे, उसे बिजली का काम करना आता है, बिजली के काम के बेसिस पे उसे किसी जगह पर किसी जगह पर नौकरी मिल जाएगी। तमाम तरीके की, कोई लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेता है, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े कोर्सेज होते हैं। दूसरी तरीके का लाइवलीहुड मिशन क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। तो वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दो तरीके याद रखिए। ठीक, हम जब भी रोजगार की बात करें तो हमेशा हमारे दिमाग में ये दोनों चीज एक साथ आनी चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि लोग रोजगार करें तो रोजगार वो क्या कर सकते हैं। खुद से अपने को कहीं एम्प्लॉय कर ले, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए, या वेज एम्प्लॉय हो जाए, ठीक है, किसी और के अधीन काम करने। तो दोनों स्थिति में आपके खाने पीने का जो एम्प्लॉयमेंट का रास्ता पूरा हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट का रास्ता अगर पूरा हो जाएगा लोगों का तो क्या होगा? अगर हम सबके पास रोजगार होगा तो क्या हो जाएगा? देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देश को तो हमारे देश की इकोनॉमी देश की इकोनॉमी जी। इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो क्यों हमारे देश के लोगों को, जो नेता हैं, जो जिनके पास पैसा है, सभी लोगों को क्यों हमारे रोजगार की चिंता करनी चाहिए? क्यों हम सबको सबके रोजगार की चिंता करनी चाहिए? क्योंकि अंत में जो मिलेगा वो पूरे देश का होगा। देश की GDP बढ़ेगी, देश के पास टैक्स ज्यादा आएगा, देश के पास वर्किंग फोर्स का इजाफा हो जाएगा। तो ये है हमारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैसा वैसा छोड़ते हैं। अमृत, व्हाट इज अमृत? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन, नहीं, ट्रांसफॉर्म रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पुनरुद्धार और शहरी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी होगी। पूनम आप बताइए, व्हाट इज अमृत? व्हाट इज अमृत? अमरूद। फुल फॉर्म बताइए। जो स्कीम है हमारी अमृत। नहीं, भारती, तलूरी, तान्या। हाँ, तलूरी बताइए। No, sir, I don't have idea. नो आइडिया, वेरी बैड। तान्या, Sir, guava is a common tropical fruit. Yes, sir. अमृत, अमृत, AMRUT स्कीम की बात कर रहे हैं हम। सर, अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिवेन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक बताया आपने। अब इसका मतलब क्या हुआ? सभी को पता होना चाहिए भाई, ऐसे खाली बैठ के भारती, तलूरी, पूनम नॉट एक्सेप्टेबल। बताइए।
हेलो, कोई भी बता सकता है सर? नहीं, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अर्बन पहले ही बता दिया था। मुझे दुख इस बात का ये कि हम लोग क्लास में होते हुए भी क्लास को नहीं सुन रहे। जयंत ने से पहले बता दिया था। अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन, रीजुविनेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार, रीजुविनेट, किसी को दोबारा से ताकत दी जाए। और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए ये मिशन है अमृत मिशन, ठीक है, जिसमें 500 शहरों की पहचान कर उन शहरों का विकास करना, उसमें हरियाली को बढ़ाना, ओपन स्पेसेस को बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, पॉल्यूशन को कम करना, अन्य नागरिक सुविधाएं प्रोवाइड करना, यही उद्देश्य है इस अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। इसी से जुड़ी हुई एक और स्कीम है जो शहरी, ये शहरी विकास, पूरे के पूरे शहर के विकास के लिए, शहरी विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, शहरी विकास होता है अर्बन डेवलपमेंट में। यहाँ पर मतलब है कि अर्बन सिटीज जो हैं उनका विकास किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं। अर्बन सिटीज में क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं? शहरों में क्या समस्याएं दिखती हैं? कोई समस्या दिखती है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर क्या वाटर क्या? मैनेजमेंट, सीवेज। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर एंड वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट भी जोड़ देता हूँ इसमें, ठीक है। जो सीवेज मैनेजमेंट है वो बहुत बुरा है, इसलिए हमें जगह कूड़े के ढेर, गंदगी दिखाई देती रहती है। और सर क्राउडिंग। क्राउडिंग, बहुत अच्छा, क्राउडिंग, बहुत सारा कंजेशन है। जहाँ छोटे छोटे मकानों में आप देखोगे कि इतने लोग हैं, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग से भी ज्यादा क्राउडिंग है। और बताओ? व्हीकल जैम सर। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। और सर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, बहुत अच्छा, ठीक। और कोई? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कई जगह पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, सड़क नहीं है, कहीं पर ब्रिज नहीं है, ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो ये किसी भी शहर के विकास के लिए ये सब आवश्यक है। तो इसी को अमृत मिशन के तहत हम कर रहे हैं। एक और इसी से जुड़ी हुई स्कीम है, वो है हृदय, हृदय। ये क्या है? हृदय, HRIDAY, सर हेरिटेज शहरों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हाँ, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, योजना है लास्ट में। यस सर। ठीक है। तो हेरिटेज में पूरी तरह से मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, लगभग ठीक है ये, इसमें ये है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो हमारी हेरिटेज सिटीज हैं, अब ये हेरिटेज सिटीज क्या होती हैं? हेरिटेज सिटीज ये एक विशेष स्कीम है, ये सभी शहरों पर लागू नहीं होती, ये विशेष शहरों पर लागू होती हैं। कौन से विशेष शहर हैं? सर जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सिटीज, ठीक है, तो उनके लिए ये हृदय स्कीम है। हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सिटीज, उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए ये हृदय स्कीम है। स्मार्ट सिटी स्कीम थी जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे, ताकि वहां पर वहां के नागरिकों को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा सके। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शहर में क्या क्या समस्या है? वाटर सप्लाई का समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इशू है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, अफोर्डेबल हाउसिंग,
घर, अच्छे घर नहीं है, आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन का इशू है, गुड गवर्नेंस का, ये हम में से किसी ने भी बात नहीं की। गुड गवर्नेंस, शहरों में हमें किस चीज की आवश्यकता है? गुड गवर्नेंस। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस मीन्स जो हमारे सरकारी प्रशासनिक कार्य हैं जनता के लिए करने हैं, समाज कल्याण के लिए, उनको टाइम से किया जाए और पॉलिटिकल जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट ना रहे। गवर्नेंस बेहतर हो। गवर्नेंस मतलब सरकार और नागरिकों का बहुत बार आपस में एक दूसरे से साबका होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? हमें बहुत बार सरकार की जरूरत पड़ती है, सरकार की एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। तो जो सरकार से एक सिटीजन सर्विसेज लेता है, जो सरकार मतलब कि जो गवर्नमेंट सेटअप है, उससे वो जो सर्विसेज लेता है, बहुत सारी सर्विसेज हम लेते हैं, तो वो सर्विसेज उसको सही तरह से मिले, स्पीडीली मिले, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, हैरेसमेंट ना हो, लीस्ट एफर्ट से उसे वो प्राप्त हो। तो गवर्नेंस ये हो गया। ये तो गवर्नेंस के लिए क्या हमारा गवर्नमेंट से क्या इंटरेक्शन होता है? आप किसी सरकार को अच्छी सरकार या बुरी सरकार कब मानते हो? क्या क्या दोबारा बोलो, तेज बोलो थोड़ा बहुत। के तरीके से काम नहीं कर रही हो। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। सर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं कर पा रही हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लोगों की जरूरतों के हिसाब से अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसे गवर्नमेंट कहेंगे। मतलब अब कोई उदाहरण के लिए बताओ, आपका सरकार से क्या, किस बात को लेकर आपको दिक्कत लगेगी कि भाई सरकार ये अच्छी नहीं है, या कोई सरकार अच्छी हो जाती है, आप किस सरकार को अच्छी सरकार, किस सरकार को बुरी सरकार कहोगे? जैसे अभी जो मूलभूत सुविधाएं बताई गई तो वो पूरी नहीं कर पा रही है अच्छी तरह से, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्टेशन या सेफ्टी, ये सारी चीजों को अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो हम बैड गवर्नमेंट कहेंगे। हमारी अपेक्षाएं क्या है लोगों की, सिटीजन की, सरकार के सेटअप से क्या अपेक्षा रहती है कि आप भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर दो, कानून व्यवस्था दे दो, ठीक है, सबसे बेसिक चीज हमें कानून व्यवस्था दे दो। जो बेसिक सिटीजन सर्विसेज हैं, आपको सरकार मतलब बहुत बार सरकार के पास, पुलिस के पास जाना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि आप धक्के खा के आ जाओ। आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप लेनी है, कुछ भी आपको सुविधा लेनी है, तो एक तरीके से आपको मिल जानी चाहिए, डिग्निफाइड तरीके से। ये नहीं कि आप रोज धक्के खाते फिर रहे हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस में हम बेसिक चीजें सरकार जो है, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो देती है, और अगर वो तरीके जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो सही तरह से देती रहे तो दैट इज गुड गवर्नेंस, अन्यथा वो बैड गवर्नेंस है। और गुड गवर्नेंस में आज के समय में ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है। और दूसरी चीज है सिटीजन पार्टिसिपेशन। अगर हमें कोई गुड गवर्नेंस अचीव करना है तो क्या करना चाहिए? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में क्या कर दोगे? ई गवर्नेंस में आप क्या करोगे? जैसे हम फिजिकली जहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ इंटरनेट के माध्यम से काम को कराना है। बिल्कुल वही काम अगर इलेक्ट्रॉनिक, मेरे को जीएसटी का सर्टिफिकेट, मैं सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता हूँ, मेरे को अपना जीएसटी के कागज या अदर बिजनेस के पेपर चाहिए, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाता है तो मेरे लिए निश्चित रूप से बेहतर है।
मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जो अफसर लोग हैं जो वो लोग मुझे ज्यादा तंग नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा आसानी से बिना परेशानी के और मॉनिटरिंग के तरीके से दी जा सकती है। दूसरा हिस्सा गुड गवर्नेंस में है सिटीजन पार्टिसिपेशन। व्हाट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन? गवर्नमेंट के साथ जो सामाजिक कार्यों में आराम से अनुशासन बना के रखे और उनका अपना योगदान दे, ताकि उनका भी काम, कनेक्टिविटी एक अच्छी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जनता से उनका रूबरू होते रहना चाहिए, ताकि आपस में प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो और टाइम से हो। वेरी गुड। सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ कि नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। नागरिक सरकार चलाने में भागीदार होने चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं? हम सरकार। सरकार कौन है? वी पीपल। पीपल ऑफ इंडिया। वो तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा की बात कर रहे हैं, बट वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली वी द पीपल की तो कोई से नहीं है। कुछ से है बेचारे की वी द पीपल की? हमारी कोई सुनता भी है? सरकार में हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी चले गए तो चलो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, बहुत हुआ प्रधान विधान टाइप, ठीक है। सरकार यही लोग हैं ना, हम इन्हीं की ओर देखते हैं अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए। तो परंतु इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम के अंदर में, या ऑफिसर्स भी इसमें जोड़ सकते हैं, डीएम ऑफिसर्स, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो वी द पीपल है उसकी कोई भागीदारी नहीं है, या बहुत कम भागीदारी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भागीदारी है। आपके क्षेत्र के लिए क्या स्कीम लगाई जाए, आपके क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, वो कौन तय करेगा? सरकार, गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। और वो कैसे तय करेगी? जनता, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति, जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम कहते हैं, वो जनता के बीच जाके लोगों की समस्या सुनते हैं, फिर वो उस पे जो भी हाउसेज हैं उसमें डिस्कशन करते हैं कि हमारी जनता की ये रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए हमें पॉलिसी। यही परेशानी है कि वो सुने तो बहुत अच्छी बात है, वो सुनते ही नहीं है। सरकार क्या करती है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रोजगार। ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। आपके छोटे भाई बहनों को क्या चाहिए? स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ठीक है। अब कोरोना फैलेगा, हमें चाहिए हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज, यही चाहिए। सरकार आपको देगी हाईवे, हाईवे भी चाहिए, परंतु केवल हाईवे और फ्लाईओवर ही नहीं चाहिए, या उद्घाटन, इनॉग्रेशन, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि भाई सरकार, आम आए दिनों में ज्यादा देखता हूँ कि आए दिनों क्या चीज ज्यादा होती है? भाई हाईवे सबसे ज्यादा बनते हैं आज के समय में, फ्लाईओवर, हाईवे, उसमें खूब सारी फोटो। हम देखें कि कोई स्कूल कॉलेज की शुरुआत हुई हो तो मुझे शायद बड़ा डाउट होता है कि कोई स्कूल कॉलेज नए बनाए गए हों, शिक्षा के लिए नया कुछ अच्छा सिस्टम बेहतर हुआ हो। मेरे को डाउट है कि शायद नहीं हुआ। हॉस्पिटल्स, अस्पताल की बिल्डिंग्स तो बनती हैं पर अस्पताल नहीं खुल पाते हैं। जो 10-10 साल पहले भी जो बिल्डिंग्स बन के खड़ी हो जाती हैं वो नहीं हो पाते हैं। रोजगार, इसके विषय में बहुत जागरूकता नहीं है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, अदर हेल्थ सर्विसेज जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या? सर, नंबर 1 लाइक ए अवेयरनेस की कमी। देन कहीं ना कहीं इसको हम देखते हैं, अगर दार्शनिकता के रूप से देखें तो एक रिलीजन भी इसका फैक्टर है, कास्ट फैक्टर भी है, क्योंकि अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं कि जो महकमा है और जो नागरिक हैं
उसके बीच में बड़ा गैप है, दूरी हाँ, है, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है। आपको ये चाहिए पर कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपको चाहिए क्या, तो वो अपने मन से जो है बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को हाईवे बना दो, ये बना दो। उसमें अपने निजी हित भी हो सकते होंगे। जिनके साथ उनकी कनेक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी है, भाई हमारे जितने नेतागण हैं उनकी कॉन्टेक्टिविटी नागरिक से नहीं रहती, उनकी रहेगी भाई कॉन्ट्रैक्टर से रहेगी, जिसने उनको इलेक्शन में पैसा दिया होगा। जो जो भी लोग हैं वो कहेंगे कि साहब फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाओ, हाईवे बनवाओ, हमें भी पैसा मिलना चाहिए, हमने इलेक्शन में पैसा लगाया। तो कुल मिला के जो नागरिक है उसके साथ कनेक्टिविटी हमारी नहीं रह जाती, और जब ये कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? यही होगा जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको वही नहीं मिल रही है, बाकी सब कुछ मिल रहा है। मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो दे रहे हैं, जो चाहिए वो कोई नहीं दे रहा, वो उसकी कोई सुन नहीं रहा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है सिटीजन पार्टिसिपेशन का, कि अगर हम ऐसी गवर्नेंस बनाएं जिसमें नागरिकों की भागीदारी हो, आप लोगों का भी से हो, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आज के समय में यूथ है हमारे देश में, उस यूथ का अपना से होना चाहिए कि भाई हमें नौकरियां चाहिए, हमें ये चीजें नहीं चाहिए जो आप हमें दे रहे हो। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नौकरियां चाहिए, हमारे लिए जॉब होनी चाहिए, चाहे हमें वेज एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का विकास हो, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हमें दी जानी चाहिए, पर हमें वो कोई नहीं दे रहा। तो ये सिटीजन पार्टिसिपेशन ना होने के कारण होता है। तो हमें नागरिक भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी, अगर हम एक बेहतर नागरिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो वो लानी चाहिए। वो हमारा एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके सर अलावा जैसे सर एक क्वेश्चन है, जैसे सरकार बार बार यहाँ पे कहती है कि इसका एक मेजर जो फैक्टर है कि वो पॉपुलेशन भी है, ऐसा कुछ है क्या सर? पॉपुलेशन तो बड़े सारे, जैसे अब मैं कहूँ चाइना में हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, नहीं थी, मतलब वो तो हमारे सामने उदाहरण है। तो हम पॉपुलेशन को तो किसी तरीके से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ना कर सकते। हमसे ज्यादा वो आबादी का देश था चाइना, जो आज हम देख रहे हैं कहाँ पहुंच गया। तो ये हमारी राजनीतिक विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की कमी का भी नतीजा है। पॉलिटिकल और मतलब सिटीजन्स विल पावर, क्योंकि जब तक हम एज अ सिटीजन उतने पार्टिसिपेटिव नहीं बनेंगे, अपने लिए, अपने अधिकारों के प्रति, अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे, जब हम ये तय करेंगे कि नहीं हम सबको अपने देश के विकास में योगदान करना है किसी ना किसी तरह से, कोई आईएएस ऑफिसर बन के करेगा, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकेगा तो वो कुछ और ऐसा करेगा जिससे वो देश के विकास में, देश की तरक्की में योगदान करेगा, अपनी तरक्की लाएगा, देश की तरक्की लाएगा, तो अपने आप देश हमारा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को एक कलेक्टिव विल पावर की आवश्यकता है। यही कलेक्टिव विल पावर की मेरी आप लोगों से अपेक्षा होती है कि भाई आप एक कलेक्टिव विल पावर डेवलप करें। विल पावर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका उद्देश्य है कि हम यहाँ सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने आए हैं, तो उसके लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरे जुझारूपन के साथ आप पढ़ाई करें, जो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं करते हैं। दूसरी चीज मुझे कहनी है कि अगर हम पास फेल होना छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा, मैं हम पहले दिन से ही इस बात को दोहराऊंगा, आज नए साल पर फिर से ये बात कह रहा हूँ कि भाई हमारा काम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करना, और खाली नॉलेज को हासिल करके नहीं रखना है, इसे प्राप्त करें, हासिल करें सबसे पहले नॉलेज को, फिर इस नॉलेज को एग्जीक्यूट करें। ज्ञान जो केवल हासिल, अर्जित किया गया है, इकट्ठा किया गया है और अपने पास रख लिया गया है, वो व्यर्थ का ज्ञान है। आपको कोई ज्ञान नहीं है अगर आप उसे लागू नहीं कर सकते, आप उसके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी फिर नॉलेज पे भरोसा नहीं है।
तो आप ज्ञान पे भरोसा रखो, उससे कुछ इनोवेट करो। कैसे मैं इस नॉलेज से अपना पेट भर सकता हूँ। सबसे पहला देखो, जीवन में हमेशा कुदरत ने कुछ बेसिक नियम दिए हैं। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, कैसे मैं अपना विकास कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। रास्ते ढूंढोगे। आप में से बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हो, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बीटेक है, कोई कुछ और है। तो अपना विकास सबसे पहला। ध्यान रखो कि जो बात मैं आपको बेसिक लेवल पर कहता हूँ, आप सबका विकास देश के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति का विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अच्छा जी, हमें विकास करना है तो हम दूसरों को विकास करने के लिए एनकरेज करें। वो ठीक नहीं, वो जरूरी है, परंतु सबसे पहले अपना, सबसे पहले आप अपने विकास करो। आप अपने, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है, मान लीजिए आज आपके पास 5,000 रुपये महीने का आमदनी है और कल आपकी 50,000 रुपये आमदनी होती है, तो सोचो देश के जीडीपी में आपका 10 गुना कंट्रीब्यूशन अधिक हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये करो कि अपना विकास। दूसरा, अपने विकास के साथ साथ अपने साथ आसपास जो लोग हैं उसका भी विकास सोचो। कैसे मैं अपने आसपास के लोगों का कुछ कुछ कर सकता हूँ, जो भी मेरे सामर्थ्य में है जितना कर सकता हूँ। और करना चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी करना चाहेंगे तो हम ये करेंगे, तो उससे अपने लिए भी, देश के लिए, अपने आसपास जब कुछ करोगे तो देश का विकास, अपना विकास होना अपने आप स्वाभाविक हो जाएगा। और उससे फिर हमारा देश भी विकसित हो जाएगा। और पॉपुलेशन तो हमारे लिए असेट है, आबादी तो हमारे लिए असेट है। परेशानी कहाँ है भाई? हर आदमी, हर बच्चा, जितने ज्यादा बच्चे हैं, जितने ज्यादा एसेट्स हैं, हर बच्चा 25,000 रुपए की नौकरी करने लगे देश के अंदर में, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी? सोचो, आज हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? कौन बताएगा? लगभग बता दो, नॉट एग्जैक्ट। 4 के समथिंग है क्या सर? 4,000 नहीं, अभी शायद 3,000 के आसपास होगी। मोटा मोटा 3,000 के आसपास हमारी जो है प्रति 3,000 के आसपास हमारी आय होगी। अगर ये आय, हर व्यक्ति 25,000 रुपये कमाने लगेगा तो प्रति व्यक्ति कितनी आय हो जाएगी? 3,000 से 25,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, हर व्यक्ति कमा रहा है तो सोचो, प्रति व्यक्ति 30-25,000 रुपए की आय। चाइना की प्रति व्यक्ति आय शायद 11-12 हजार रुपए, अगर हम अपने देश की करेंसी के टाइम में देखें तो 11-12 हजार रुपए। जो अच्छे विकसित देश हैं उनकी भी प्रति व्यक्ति आय 25-30 हजार रुपए ही है। जो बहुत ज्यादा है उनकी 80-90 हजार, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक है। अन्यथा जो ये डॉलर में बात कर रहे हैं, हाँ ये डॉलर की बात हो रही है, नॉट इन INR, ये रुपीज की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन जब आय में बढ़ेगा तो अपने आप सबकी आमदनी बढ़ती जाएगी, देश की आमदनी बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन तो एक असेट है, उस असेट को हम यूज नहीं कर पा रहे, ये हमारा फॉल्ट है ना। अब हमारे पास कोयला है, हम उसको, उससे अपना मुंह भी काला कर सकते हैं, उससे कुछ और अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी अपनी काबिलियत है कि हम उससे क्या करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमने हृदय स्कीम बात करी, ये सब छोड़ते जाते हैं। श्रेयस, नीट, ये भी छोड़ देते हैं। जो इम्पोर्टेंट स्कीम से केवल उन पर बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, ये एक स्कीम है जिसके तहत देश के 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज को टॉप
यूनिवर्सिटीज में जो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हैं उनके स्तर की यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई, क्योंकि हमारे देश में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। इतना बड़ा देश होते हुए भी, इतने सारे आबादी होने के बावजूद हमारी जो पहचान एजुकेशन में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, विशेष रूप से हायर एजुकेशन में। तो उसको बढ़ावा देने के लिए 10 सेलेक्टेड पब्लिक कॉलेज और 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये एनकरेज किया गया, उनको कुछ अनुदान भी दिया गया, 1000 करोड़ रुपए दिए गए कि भाई आप लोग अपने आप को बेहतर करके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत बेहतर करें, और उस संस्थानों को कुछ स्वायत्तता भी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान है जिसके तहत जो हमारे 3 स्कीम थी सेंट्रल सेक्टर की, उसमें थी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट एमएसएमई की पॉलिसी है। सोलर चरखा मिशन, खादी ग्राम उद्योग विकास योजना, ये सब एमएसएमई की स्कीम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो अभी हमने स्वरोजगार की बात की थी कि कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसी प्रकार से जैसे हाउसिंग में क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, उसी तरीके की क्रेडिट लिंक सब्सिडी यदि आप कोई बिजनेस, कोई व्यापार शुरू करते हैं उसके लिए भी दिया जाता है। 15% जो है सब्सिडी, इसमें अधिकतम सब्सिडी दी जाती है, और जो SC ST है उनको 25% तक की सब्सिडी इस स्कीम के तहत दी जाती है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ, ये जो मुद्रा योजना आपने पढ़ाया था, ये मुद्रा बैंक एक करके हमारे गांव के तरफ खुला था, तो हाँ। आपने बोला था कि ये ऐसे बंदों को लोन देता है जो स्टार्ट करने, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और कोलेटरल फ्री देता है। तो मैं इस बैंक में गया तो मैंने ये बातें पूछी कि आप स्टार्टअप के लिए लोन आपकी कंपनी देती है और बिना कोलेटरल के पे, तो बोला कि नहीं, हमारी कंपनी कोलेटरल भी लेती है, और आप अगर जॉब में हैं या आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तभी लोन देते हैं। नहीं, पर मुद्रा स्कीम तो आपके सभी जनरल बैंक के थ्रू लागू की गई थी। आप आम बैंक में जाइए, मुद्रा बैंक क्या मुद्रा स्कीम से संबंधित है? पता नहीं, वो लिखा तो था मुद्रा ही, तो मैं इसी समझ के गया था, मैं उसे पता करने। मुद्रा स्कीम के तहत आप जाइए, नॉट, और शायद वो मेरे ख्याल से जनरल किसी भी बैंक में उपलब्ध है। अभी कितनी क्या स्थिति है ये पता नहीं, पर 3-4 साल पहले जो भी स्कीम लागू हुई थी तब लोगों को दिए गए थे वो लोन। और उसके बाद जो है, क्योंकि उसमें कोलेटरल नहीं था तो उसके कारण उस स्कीम में कुछ नुकसान भी सहन करना पड़ा सरकार को, और उसके कारण वो स्कीम को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है। सरकार ये करती है कि कभी कभी कुछ स्कीम्स चला के उनको बंद नहीं करती है, पर ऑपरेशनली उनको इनइफेक्टिव कर देगी। भाई हम अगर फंड नहीं देंगे तो वो स्कीम अपने आप डाई डाउन हो जाती है। तो मुझे अभी के समय की मुद्रा की स्थिति नहीं पता है कि आज के समय कितने लोन दिए जा रहे हैं, पर हाँ, मुद्रा स्कीम जिस समय लागू थी तो उस समय लोगों को ये लोन दिए गए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक और स्कीम है। अगर आपको क्रेडिट फ्री लोन चाहिए होगा, आप अपने किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाइएगा
और उनको बोलिएगा कि जी मुझे CGSTUME स्कीम के तहत लोन दे दो, ठीक है। तो अगर आप इसमें मांगेंगे, इसमें भी क्रेडिट जो वो नहीं है, कोलेट्रल, इसमें कोलेट्रल उस तरीके का कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है इस स्कीम के तहत भी। पर ये सर, आप प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, जनधन योजना में हमारा स्कीम थी जिसके तहत हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। काम शुरू किया गया था कि हम सभी लोगों को, सभी नागरिकों को इंक्लूसिवनेस, ठीक है, इंक्लूड करें, हमें विकास के इस क्रम में सभी को इंक्लूड करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें सभी बहुत सारे नागरिकों के खाते खोले गए थे और उनको जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो दी जानी थी। आम आदमी बीमा योजना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें कि लोगों का इंश्योरेंस, ठीक है, डेथ और डिसेबिलिटी के अगेंस्ट किया जाना था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि जिसमें किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण यदि मृत्यु हो तो उसको सुरक्षित करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें कि ये कंट्रीब्यूटरी, जिसमें हमें लाइफ कवर दिया जाएगा, आप एक मिनिमम प्रीमियम देते रहे तो वो आपको जीवन ज्योति योजना। अटल पेंशन योजना, इसमें पेंशन स्कीम है कि हमें पेंशन दी जाएगी। तो ये अलग अलग योजना है। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को रोजगार मुहैया कराना है। सर, अभी एक ई श्रम योजना भी चलाई है सरकार ने। ई श्रम योजना भी चलाई है, हमारे बिल्कुल। श्रम कार्ड बनने हमारे यहाँ लाइन लगी रहती है इनको बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया स्टैंड अप, गोल्ड मोनेटाइजेशन, सब छोड़ देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड, वो महत्वपूर्ण है। हेल्थ की हमने स्कीम्स याद की थी, आयुष्मान भारत योजना, ठीक, जिसके अंदर 2 हिस्से हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित करना, ठीक है, और इंश्योरेंस हेल्थ कवरेज देना, ठीक है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये 2 स्कीम के मुख्य हिस्से हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका एक हिस्सा है, आयुष्मान भारत का, जिसके अंदर जो भी आउट ऑफ पॉकेट हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को दिया जाएगा। दूसरा हिस्सा इसका है जो वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित करना। नेशनल हेल्थ मिशन, कुछ बेसिक टारगेट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य के विकास के लिए। अर्बन हेल्थ मिशन, शहरी स्वास्थ्य के विकास के लिए मिशन है। आशा, ANM, जननी सुरक्षा योजना, ये हमने पिछले बात की थी। सुरक्षित मातृत्व योजना, 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में 9 तारीख को हर महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका एंटीनेटल केयर, उनका प्रेगनेंसी का जो चेकअप है वो सभी डिस्पेंसरियों में करवाना। ये प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसके अंदर एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस स्थापित करना। राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, यदि कोई बीमार पड़ता है तो एक्सेसिवली बीमार पड़ता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का, कुछ विशेष बीमारियां हैं, उन बीमारियों में कैंसर या कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज जटिल है और महंगा है, उनके लिए वो ये सुविधा दी जाती है राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या, जिसमें 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। आगे यहाँ से हमने शायद ये नहीं पढ़ा अभी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन,
प्रोग्राम। ठीक है, नो यहाँ से सर आगे नहीं पढ़े थे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हमारे इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज वैक्सीनेशन, पहले इसी पर बात करते हैं। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन का मतलब जैसे कि हम लोग बच्चों को देते हैं डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस या फिर बीसीजी, ये सब तो वो लोग इम्यूनिटी वो लोग गेन करता है। और वैक्सीनेशन का मतलब कि सर वैक्सीन का मतलब टेटनस वगैरह जो हम लोग लेते हैं वो वैक्सीनेशन। नहीं, दोनों दोनों एक दूसरे के सर वैक्सीन का मतलब होता है कि हम वैक्सीन को तैयार करते हैं बाय इंजेक्टिंग वायरस और बैक्टीरिया इनटू द बॉडी। और इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है? सर इम्यूनिटी सर वो पहले से इम्यूनिटी मतलब सर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको हम वैक्सीन से ही करते हैं। एक मतलब पहले से इम्यूनिटी होती है। सर इम्यूनाइजेशन बॉडी में पहले से ही होता है, पर लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ताकि डिजीज ना हो। नहीं, वैसे दोनों म्यूचुअली इंटरचेंजेबल वर्ड है, मतलब है एग्जैक्टली नहीं है, बट हम मेडिकल साइंस में इसको म्यूचुअली आपस में तब्दील करके इस्तेमाल करते रहते हैं। पहले बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन आखिर है क्या चीज, क्या होता है इम्यूनाइजेशन। तो हमारे शरीर में एक क्षमता है, एक विशेष क्षमता है, उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हमारा एक सिस्टम है, जैसे हमारे शरीर के कई सारे सिस्टम हैं। हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे शरीर में डाइजेस्टिव, हमारे शरीर का न्यूरॉन्स का सिस्टम है, ब्रेन और बाकी न्यूरॉन्स काम करते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम है। हमारे शरीर में एक और सिस्टम भी है, वो है इम्यून सिस्टम, ठीक है। वैसे ये ऊपर से दिखता नहीं है, ऊपर से अगर हम देखें कि भाई जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये नाक है, यहाँ से सांस जाती है, फिर फेफड़ों में हवा जाती है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है, बट इम्यून सिस्टम उस तरीके का ओवर्ट सिस्टम नहीं है जो हमें दिखाई देता, परंतु ये हमारे भीतर रहता है। और आज के समय में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से और पब्लिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम। कोई कुछ कहना चाहता है? सर इसमें सर वैक्सीन के उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी यही ना है वैक्सीनेशन सर? इसमें वहीं पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले एंटीबॉडीज को जब पहुंचने से पहले हमें सबसे पहला इम्यून सिस्टम, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम, होता क्या है। जैसे आपने कुछ ने कहा कि छोटे बच्चों को, ऐसा नहीं है। इम्यून सिस्टम हमारा एग्जिस्टेंस सिस्टम है। जब आप पैदा हुए और जब तक हम जीवित रहेंगे, ये शरीर में हमारे सिस्टम जीवित रहता है, हमारे शरीर में मौजूद रहता है। ये हिंदी में से हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जब से हम पैदा हुए हैं जो हमारे को अफेक्ट करने का, इन्फेक्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो हमें इन बीमारियों से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से बचाती हैं, ठीक। वो सिस्टम हमारा कलेक्टिव सिस्टम कहलाता है, इम्यून सिस्टम। और वो बहुत बार सिस्टम ऐसा होता है कि वो हमारे को आंख से देखने पर पता भी नहीं चलता, परंतु वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। जैसे अगर हम इसको बहुत दूसरे तरीके से देखें कि इंसान
अल्टीमेटली क्या है, कुछ प्रोटीन मसल्स इनका ढेर ही है। जब जैसे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है तुरंत वो डिके करने लग जाता है। ठीक, आदमी का शरीर जैसे ही डेथ हो जाती है लोगों की, किसी की भी, उसके बाद वो शरीर गलने लगता है, डिके करने लगता है। डिके करने का मतलब क्या होता है, क्या होगा? सड़ने लगता है, सड़ने सड़ने लगता है सर। लगता है। ठीक है, सड़ने का मतलब क्या हुआ, उसके जो अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पैरासाइट एक्टिव हो जाते हैं और वो उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन जिसको जो आवश्यकता है वो इस्तेमाल करेंगे। और कुछ समय में व्यक्ति पूरी तरीके से, अगर उसे जमीन में दबा दिया जाए तो पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है, वो शरीर पूरी तरीके से सड़ जाता है, डिके हो जाता है। परंतु वही व्यक्ति 70 साल 80 साल तक वही शरीर वही चीज कैसे जीवित रहता है? जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक वो ये काम नहीं होता है। क्या आपने देखा किसी व्यक्ति को, मतलब उसके किसी हिस्से के हो सकता है, परंतु पूरा का पूरा व्यक्ति तो नहीं ऐसे डिके कर सकता। क्यों नहीं डिके करता? क्या वो चीज है जो उसे बचाती है? क्या चीज है वो जो हमें ये इम्यून हमारी सिस्टम। इम्यूनिटी। हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। क्योंकि जैसे ही ये इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा तुरंत बैक्टीरिया वायरस सब जो है इस पर अटैक कर देंगे और वो शरीर को खत्म कर देंगे। तो ये जो सड़ने की प्रक्रिया है इसको रोक के, सड़ना मतलब गलत शब्द है इसको, जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फेस्टेशंस हैं, उनको रोकने का काम नेचुरल तरीके से ये करता है हमारा इम्यून सिस्टम। डॉक्टर लोग डॉक्टरी विद्या कब से जानते हैं हम लोग? मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, मेडिसिन की खोज कब हुई होगी? मतलब अगर एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो 300 साल 200-300 साल में पिछली जितनी भी तरक्की हुई है मेडिकल साइंस में वो पिछले 200 साल में हुई है एलोपैथिक मेडिसिन। अगर हम और पुराने अपने जो तरीके हैं कन्वेंशनल तरीकों को भी लगा लें तो वो भी 2000 साल पहले 2500 साल पहले सुश्रुत और उन सबको भी जोड़ दिया जाए, यानी कि इंसान केवल 2500 साल से ही डॉक्टर को हम जानते हैं। परंतु इंसान कब से मौजूद है? लाखों साल से। और जब इंसान लाखों साल से मौजूद है तो लाखों साल से बीमारियां भी होती रही होंगी, आज भी हमें बीमारियां होती रहती हैं। तो हमारा अल्टीमेट डॉक्टर कौन है? जो हमारा पर्सनल डॉक्टर है, जो हमें हमेशा ठीक रखता है, वो हमारा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होती है, लगभग हमें 99% रोगों से लड़ने में यही सहायता करती है। डॉक्टर ये है कि केवल जो ये वाला मेडिकल डॉक्टर मेरे जैसा एमबीबीएस डॉक्टर केवल ये करेगा कि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता में कभी कभी कुछ कुछ समस्याएं होती हैं या इसको कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। भाई अब किसी पर जरूरत से ज्यादा वजन डाल दोगे तो वो नहीं सहन कर पाता, तो हमारा कभी कभी इम्यून सिस्टम भी कुछ सिचुएशन में सकम कर जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर का रोल हो जाता है, वो आपको 1 गोली 2 गोली 1 एंटीबायोटिक 2 एंटीबायोटिक दे देता है, उससे आप स्वस्थ हो जाते हैं और आप डॉक्टर को थैंक यू करते रहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने मेरे को सही कर दिया। एक्चुअली आपका जो हम सबका पर्सनल डॉक्टर होता है वो हमारे शरीर के भीतर ही रहता है और वो हमारा इम्यून सिस्टम है। अधिकांश रोगों से हमें यही हमारा इम्यून सिस्टम बचाता है। ठीक है, जो बाहरी इंटरवेंशन है, क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे ही वो इम्यून सिस्टम खत्म होता है कितने सारे मतलब वो शरीर जो होता है, जो फिजिकल बॉडी है, वो कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। आप उसे छोड़ दीजिए, उसमें इतने सारे तरीके के बैक्टीरिया वायरस और मतलब पैरासाइट डेवलप हो जाएंगे, आप उसका हिसाब भी नहीं कर सकते। मतलब लाखों और करोड़ों की संख्या में, करोड़ों भी कम नंबर है, उससे भी कहीं बड़ी संख्या में वो डेवलप हो जाते हैं। तो उन्हें कौन रोक के रखता है? उनको यही हमारा इम्यून सिस्टम है, ये रोक कर रखता है। तो हमारे लिए बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है इम्यून सिस्टम, अगर हम इन बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम के बारे में सबसे पहली चीज हमें कब पता चली, या एक तरीके से इसकी खोज किसने की? खोज तो सही शब्द नहीं होगा,
और मैं इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको एडवर्ड जेनर, वेरी करेक्ट, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने पहली बार इस बात को जाना, भाई कोई एक ऐसी क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है जो हमें बीमारियों से रोक सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि क्षमता को उन्होंने ही जाना, पहले भी लोग जानते थे, परंतु उन्होंने इसको मेडिकली प्रैक्टिस किया। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला काम क्या किया, अगर आप लोगों को सभी को पता है एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया? यस सर, काउ पॉक्स डाला था वो चिकन पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी होती है। स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी आप जानते हैं? व्हाट इज स्मॉल पॉक्स? यस सर, वो इरेडिकेट हो चुका है अब इंडिया से। बाकी लोग बताइए भैया, आपने स्मॉल पॉक्स नाम सुना है? यस सर, सुना है। नहीं, किसी को हुआ है? कोई ऐसा है अभी? नहीं सर, चिकन पॉक्स तो हुआ है, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ तक। स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। स्मॉल पॉक्स क्योंकि आपको हो नहीं सकता, क्योंकि ये 70, 80 की 76, 77 में ये बीमारी हमारे देश से इरेडिकेट हो गई। उससे पहले ये बीमारी एक बड़ी घातक बीमारी हुआ करती थी, स्मॉल पॉक्स नाम की। आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग, अगर आपने देखे होंगे, उनके चेहरे पर दाग होते हैं, गोल गोल से दाग होते हैं। ये लोग इस स्मॉल पॉक्स बीमारी के सर्वाइवर होते हैं। उससे चेहरे पर ऐसे दाने दाने, बड़ी माता बोलते थे इसको, ऐसे ऐसे चेहरे पर बड़े बड़े दाने हो जाते थे। ना केवल ये दाने होते थे, फीवर होता था, परंतु ये हमारे लिए फेटल डिसीज थी। और इस बीमारी को अगर किसी को चेचक हो जाता था तो उसकी जो मॉर्टेलिटी थी करीब 10 से, आज के समय में आप मॉर्टेलिटी शब्द को समझते हैं बहुत हम लोग यस सर, मॉर्टेलिटी रेट मरने का दर, मरने का दर। तो मतलब क्या हुआ, जैसे हम बीमारी की, जैसे हम कहते हैं कोरोना की मॉर्टेलिटी रेट, कोरोना का कितना कोरोना का मॉर्टेलिटी रेट 40% 1% के आसपास, 1% के आसपास, 2%, हाँ लगभग। हाँ 1, 1.5, 2, ठीक है, आंकड़ा उस आंकड़े के बैग में, मतलब इतना इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इतनी ही केवल उसकी मृत्यु दर है कोरोना की, और कितना हाहाकार हो रहा है सोचो, ठीक है। हर जगह, मतलब पिछले 2 साल हो गए कोरोना कोरोना, हर कोई जानता है। केवल 1% मृत्यु दर है इस बीमारी की। चिकन पॉक्स की 10 से 15% मृत्यु दर थी। इस मृत्यु दर का होने का मतलब क्या हुआ, कि यानी कि अगर 10 लोगों को वो हुआ चिकन पॉक्स, तो 1 से 1.5, 2 आदमी तक उसमें उनकी डेथ हो जाएगी। ये होता है मृत्यु दर, और ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, इसकी जो मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चे इसमें मारे जाते थे। इस बात को, इस बीमारी के लिए हमारे जो एडवर्ड जेनर साहब थे, उन्होंने एक विचित्र चीज नोट की। उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, जैसे साइंस कैसे ऑब्जर्वेशन से पैदा होती है, ये हमारे को एडवर्ड जेनर से ही सीखना चाहिए। अगर आप कीन ऑब्जर्वर हो, एक अच्छे साइंटिस्ट को क्या होना चाहिए? कीन एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने एक बड़ी चीज देखी, और मतलब ऐसा नहीं लोगों को पता भी होगा, उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स नाम की बीमारी होती थी, ये 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है, तो उन्होंने देखा कि काउ पॉक्स नाम की बीमारी जिनको हुआ करती थी, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। जो गायों को हैंडल करते थे, ये काउ पॉक्स नाम का बीमारी, ये भी एक पॉक्स बीमारी, एक माता है, एक प्रकार की माता, पर इसमें फेटेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट वैसी नहीं है जैसे 10%, जैसे चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉक्स टाइप फीवर डिजीज, परंतु चिकन पॉक्स में भी डेथ रेट काफी कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं है, पॉइंट में कुछ होती है, ठीक। तो
इसमें भी नहीं है, ऐसी काउ पॉक्स में नहीं होती थी। परंतु उन्होंने ये बात नोटिस की कि जिसको काउ पॉक्स होता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन, लोगों को भी पता होगा ये बात, लोग जानते होंगे, जो लोग गाय भैंस संभालते थे उनको ये बात का आइडिया था कि अगर किसी को काउ पॉक्स है तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो अब उन्होंने क्या इस चीज का इस्तेमाल किया कि यदि किसी को काउ पॉक्स है तो अगर किसी को काउ पॉक्स कर दिया जाए, किसी तरीके से उसे काउ पॉक्स नाम की बीमारी दे दी जाए, तो वो स्मॉल पॉक्स से बच जाएगा। ठीक है, ये बात भी आइडिया उनका ठीक था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ काउ पॉक्स के मरीजों के जो फ्लूइड होता है, जो मतलब उस पॉक्स के अंदर में ऐसा तरल पदार्थ, अगर किसी को चिकन पॉक्स वगैरह हुआ हो तो पानी वाली मात्रा होती है, मतलब ऐसे फोड़ा जैसा हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। तो उन्होंने उस फ्लूइड को निकाला और नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि उसे भी काउ पॉक्स नाम की बीमारी हो जाए। कुछ दिन तक उसको ये काउ पॉक्स नाम की बीमारी रहेगी, और जब ये काउ पॉक्स बीमारी हो जाएगी तो वो व्यक्ति स्मॉल पॉक्स से बचा रहेगा। तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन और ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत काम आया, और यहीं से हमें इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई, टीकाकरण। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंजेक्शन के द्वारा उन्होंने वो फ्लूइड, वो जो वायरस है, बेसिकली वो वायरस काउ पॉक्स के शरीर से निकाला, जिस व्यक्ति को काउ पॉक्स है वहां से निकाला और दूसरे को इंजेक्ट कर दिया, दूसरे के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और उससे उस व्यक्ति को भी वही बीमारी हो गई। और वो बीमारी होने के बाद वो उसका इम्यून सिस्टम, अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये एक इम्यून सिस्टम नाम की चीज होती है। जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, अब यहाँ से वो शुरू होती है। अब जब इन्होंने वो काउ पॉक्स किया, काउ पॉक्स इंट्रोड्यूस किया, उससे हुआ क्या, उस समय उनको आइडिया नहीं था, परंतु आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उसने हमें बताया कि काउ पॉक्स के उससे करने से होता क्या है कि आप एक वायरस को, पॉक्स वायरस को, जो कि स्मॉल पॉक्स जैसा ही है परंतु उतना फेटल, उतना नुकसानदायक नहीं है, तो उस पॉक्स वायरस को नॉर्मल शरीर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ही ये पॉक्स वायरस हमारे शरीर में घुसता है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इससे हमें कुछ दिन के लिए बीमारी होती है, बुखार होता है, कुछ और होता है, परंतु साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस की पहचान कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इम्यून सिस्टम हमारा इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, और बहुत ही डिलीजेंट चौकीदार है, बहुत ही काम का चौकीदार है, ये काम अपना सोता नहीं है, हर वक्त काम करता रहता है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, ये सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में, बैक्टीरिया कोई हमारे शरीर में एंटर करता है, वो उसकी फोटो खींच लेता है, उसे पहचान लेता है। सबसे पहला काम करता है पहचानना, आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। हम सब लोग आजकल एंटीबॉडीज नाम का शब्द बहुत सुनते हैं। हर वायरस के साथ एक एंटीजन होता है। बेसिकली हर जो भी वायरस होता है, कैसे पहचानेगा सिक्योरिटी गार्ड, ये कैसे पहचानेगा वायरस, बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है? क्योंकि वो अपने बॉडी के उसको तो फॉरेन चीजों को आइडेंटिफाई करता है, अपने बॉडी के चीजों से डिफरेंशिएट करता है। जैसे बॉडी से बाहर कुछ भी हमारी बॉडी में अंदर आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अच्छा, हम फूड खाते हैं तब, ये तो फॉरेन है, खाना रोज खाते हैं हम सुबह शाम, उसे कैसे आइडेंटिफाई नहीं करता? ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट, मतलब इतना सिंपल भी नहीं होता। हमारे शरीर में हम बहुत सारी चीजें वॉलंटरीली भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ उसको डिफरेंशिएट करना होता है। बेसिकली ये क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस क्या होता है,
या इवन पैरासाइट्स भी, इनके जो बॉडी सरफेस होता है, अगर आप इनको बायोलॉजी बेसिक याद होगी, जो हमारी कोई भी सेल, बैक्टीरिया है या वायरस है, तो इनके आउटर एक वॉल होती है, सेल वॉल होती है, हर सेल की एक वॉल होती है ना, जो कि बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की एक लेयर होती है, जो लेयर अंदर की चीजों को संभाल के रखती है। इस सेल वॉल सरफेस पे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। अगर आपने कभी कोरोना की फोटो देखी होगी तो उसमें कैसी कैसी वो स्पाइक्स बनाई, जैसा बना रहता है। हाँ, क्राउन जैसे। वो क्या चीज है, वो बेसिकली क्या दिखाना चाहते हैं उससे? प्रोटीन स्पाइक्स। हमारे सभी के जो सेल वॉल होते हैं, रिसेप्टर्स। कुछ विशेष एंटीजन होते हैं। एक प्रोटीन है एंटीजन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो एंटीजन यहाँ पर मौजूद रहता है, ये एंटीजन का अपना काम होता है, ये चिपकने में, किसी भी दूसरे सरफेस के साथ चिपकने में इनको सहायता करते हैं। तो हमारा जो ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, इन एंटीजेंस को पहचानता है। और इन एंटीजन को पहचान कर इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ऐसी एंटीबॉडी एक तरीके की ऐसी चीज होती है जो इन एंटीजन को डायरेक्टली हिट करती है, इनको नुकसान पहुंचाती है। और अगर इनको नुकसान ये एंटीबॉडी पहचाने करेगी तो क्या होगा, ये सेल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की। तो अगर ये गायब हो गया तो वो सेल भी गायब हो जाएगा। यहां पर इन एंटीजन को पहचानने में हमारा शरीर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अपने भी सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, बड़े सारे सेल्स हैं, तो वो अपने की सेल्फ सेल कौन से हैं, खुद के सेल कौन से हैं और फॉरेन सेल कौन से, इनको पहचान लेता है वो। और फॉरेन सेल को वो पहचानता है उनके एंटीजन से, कि कौन सा एंटीजन, कौन सा प्रोटीन यहाँ मौजूद है। और जो फॉरेन एंटीजन होते हैं, जो विदेशी प्रोटीन्स होते हैं, फॉरेन एंटीजन्स हैं, उनके अगेंस्ट वो क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और उनको मारने लगता है। अब दिक्कत ये है कि बात ये है कि आखिर फिर हमें बीमारी क्यों होती है? क्योंकि जब सेल कोई हमारे शरीर में, बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुसता है, तो वो भी अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, और वो जितना ज्यादा अपना रेप्लिकेट करेगा उतना वो इन्फेक्शन सीरियस होता जाएगा, जितना उसको मौका रहेगा। तो आइडेंटिफाई करने से लेकर एंटीबॉडी बनाने के बीच में कुछ समय हमारे शरीर को लगता है। ये समय 7 दिन हो सकता है, ये 10 दिन हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। तो ये वो समय होता है जिसमें हम उस बीमारी से पीड़ित होते हैं, बुखार आता है, परेशान होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बीमारी ठीक होने लगती है। तो हमारे शरीर को उस बीमारी को पहचानने में इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, और ये समय होता है जिस समय में हम बीमार होते हैं। परंतु हमारे शरीर में एक और बहुत अच्छा काम ये क्या करता है कि जब कोई बीमारी एक बार हो जाती है, जब किसी एंटीजन से वो एक बार देख लेता है, तो ये बहुत इंटेलिजेंट मतलब मेमोरी इसकी बड़ी शार्प है। तो ये क्या करता है, इसको मेमोराइज कर लेता है, इसको अपनी मेमोरी में डाल लेता है। पहली बार जब बनाया था तो उसे टाइम लगा कि पहले उसे देखा, फिर शरीर के अंदर अपनी क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं में टाइम लगता है। परंतु अगली बार जब ये सेम बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो क्या करता है, हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसे इस बार देखते ही पहचान लेता है कि अच्छा ये आ गया, फिर वापस बीमारी करने के लिए, और इस बार वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो एंटीबॉडीज जल्दी समय में, पिछली बार जहां 7 से 10 दिन लगे, इस बार 2 से 3 दिन में ही वो रिएक्ट कर जाता है।
पिछली बार बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर ग्रो करने के लिए 7 से 10 दिन मिले, अगली बार से 2 से 3 दिन ही मिलेंगे, और इसलिए वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा और आपको वो बीमारी अगर वो शरीर में आपके आएगी भी वो तो तुरंत उससे रोक देगा। हो सकता है आपको उसके लक्षण आए, हो सकता है उसके लक्षण भी ना आए, आपको पता भी ना चले अगर वो बीमारी आपको हुई है। तो जब आपको रिपीट इन्फेक्शन होता है, दोबारा से इन्फेक्शन होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत पहचान कर कार्रवाई कर लेता है। पहली बार में उसे समय लगता है, दूसरी बार में वो समय नहीं लगाता। जो जेनर की खोज थी, जेनर ने जो खोज की थी, वो खोज में यही था कि जो पॉक्स वायरस है, जो काउ पॉक्स का वायरस है और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, ये दोनों वायरस बहुत एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हमारा और इसके एंटीजन एक जैसे होते हैं। तो हमारा शरीर जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, वही एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी काम करने लगते हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ रहता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, उनको स्मॉल पॉक्स, गंभीर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ करता था। और जेनर ने यही किया कि इन लोगों को किसी तरीके से हम काउ पॉक्स नाम की बीमारी कर दें, तो अगर ये बीमारी उनको एक बार हो जाएगी तो वो हमेशा के लिए स्मॉल पॉक्स नाम की फेटल डिजीज, क्योंकि ये डिजीज तो ये भी है, वायरस ये भी है, परंतु ये वायरस गंभीर नहीं है, इसके गंभीर नुकसान परिणाम नहीं होते जितने गंभीर परिणाम इस स्मॉल पॉक्स के हो सकते हैं। तो यही ओवरऑल स्ट्रेटेजी हमारे इम्यूनाइजेशन है। इसी काम को करने को हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है। यहाँ पर लाइव वायरस दिया जाता था, आज के समय में डेड वायरस दिए जाते हैं, डेड सेल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, केवल एंटीजन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आज के समय में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ये कोशिश है कि हम केवल और केवल एंटीजन इंट्रोड्यूस कर दें, केवल वो एंटीजन। पहले हम नहीं कर सकते थे, पर आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि केवल एंटीजन ही इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि उसे किसी भी तरीके की बीमारी ना हो और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि एक बार हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक बीमारी के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे पता रहता है कि अच्छा ये बीमारी है, इस बीमारी का ऐसे करना है, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी काम करती है, इसको वो करो। परंतु जब वो पहली बार इन्फेक्शन होता है उसे नहीं पता होता। तो एक तरीके का नकली इन्फेक्शन मिमिक करना, हमारे इम्यून सिस्टम को नकली इन्फेक्शन का झांसा देना है इम्यूनाइजेशन। इसी को हम वैक्सीनेशन भी कह देते हैं, टीका, क्योंकि इनमें से ज्यादातर दवाइयां हमें इंजेक्शन की, ये जो एंटीजन जो हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा, वो एंटीजन जो है ज्यादातर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, एक्सेप्ट विद सम एक्सेप्शन। तो इसलिए इसको टीकाकरण भी बोला जाता है या वैक्सीनेशन भी बोला जाता है। इस चीज को हम वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। और आज के समय में ये वैक्सीनेशन, ये इम्यूनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कोरोना के दौर में। और सभी बीमारियों के अलावा कोरोना की बीमारी के लिए भी हमने देखा कि वैक्सीनेशन की कितना वो हुआ, और देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है। किसी का कोई सवाल इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम से संबंधित? क्योंकि बिना इम्यून सिस्टम को समझे हम इसको नहीं समझ पाएंगे। कोई सवाल, कोई कमेंट? सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप पूछो। सर जैसे आजकल न्यूज में हम ये भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वेयर ऑफ हो सकती है, तो बूस्टर डोज लगवाई जाए, तो क्या इम्यून सिस्टम टाइम के साथ भूल भी सकता है चीजों को? हाँ, उस पर नहीं, इम्यून सिस्टम भूलता नहीं है उसमें। अभी आपने एक बहुत सुना होगा ओमिक्रॉन में, अच्छा सवाल है आपका, और अच्छा कि आपने सही समय पे पूछ लिया, मेरे दिल में कोई जो है बताना था। जैसे ओमिक्रॉन जो वायरस आया है, इस वायरस के बारे में क्या चीज बताई जा रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसके बारे में? ट्रांसमिशन हाई है पर मोर्टेलिटी बहुत कम है। वो तो ठीक है, बट ये जो कोरोना वायरस से क्या कोरोना, फिर इसका नाम क्यों अलग रखा गया?
कोरोना ही तो है ये। सर कोरोना इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ज्यादा हो गया है। इसमें म्यूटेशंस ज्यादा हो गया है। ठीक है, हमारे जीवन में म्यूटेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। म्यूटेशन का मतलब होता है वेरिएशन। म्यूटेशन होता है कि हम अपने जो लक्षण होते हैं, जैसे हम अपने गुण जो होते हैं वो कैसे लेते हैं? अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स के से द्वारा इनहेरिट करते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी जीव जंतु जो भी लिविंग बींग्स हैं, हम अपने पेरेंट्स से अपने गुण इनहेरिट करते हैं। पर क्या हम 100% अपने पेरेंट्स से ही गुण इनहेरिट करते हैं या कुछ और भी हो सकता है? सर 100% तो नहीं करते हैं। कितने करते हैं? सर ये रेडिएशन से भी तो म्यूटेशन हो जाता है। हाँ, उससे भी होता है। पहला मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपने पेरेंट्स से 100% गुण इनहेरिट करते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स से 50% गुण इनहेरिट करते हैं? क्या हम 25% करते हैं? क्या हम, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? 25, 50, हाँ? 50%। दोनों पेरेंट्स से, 25% मान। बात कर। सर हर केस में अलग अलग हो सकता है। हर केस में मतलब मोटा मोटा अगर मोटा मोटा बात करें तो कौन सी ऑप्शन सही है इन तीनों में से? 1, 2, 3। 25% मान सकते हैं। 50%। तीनों ही ऑप्शन गलत है, इसमें चौथी ऑप्शन है। हम 99.9999 पता नहीं कितने 9 कितने % सेम होते हैं। अभी भी बहुत सारे 9 लग सकते हैं। हम ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से जो अपने जीन लेते हैं वो 99.999999% सेम होगा, दोनों का जोड़ दिया जाए तो। परंतु 0.00001% चेंज हो गया होगा जीन, हमारा क्रोमोसोम। वो है म्यूटेशन के कारण। हमारे जीन्स के अंदर में कुछ बेसिक लेवल पर म्यूटेशंस भी होते हैं। हम जो है अपने से कुछ अंतर रखते हैं, ये आवश्यक हो जाता है म्यूटेशन का। ज्यादातर बार ये म्यूटेशन हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, कभी ज्यादातर बार ये, काफी बार ये बीमारी कर देते हैं। इन म्यूटेशंस के कारण हमें बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है। खैर वो एक अलग डिस्कोर्स पे चले जाएंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, दैट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल। पर कई सारे ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिन म्यूटेशन से हमें जिनके बारे में हमें ज्ञान भी अभी बहुत लिमिटेड है, पर ये म्यूटेशन ही है जो ज्यादातर हमें बीमारी देते हैं, पर कभी कभी ये हमें इवॉल्व करने का साधन भी देते हैं। जैसे इवोल्यूशन के अंदर में म्यूटेशन का बड़ा रोल है। कोई जीव किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, कोई जीव, सेम जीव आप देखते हैं, कोई बहुत ही डेजर्ट में रह रहा है, कोई पानी के अंदर रह रहा है। हम पानी से जमीन पर क्यों आ गए? कहीं ना कहीं इसका कारण ये सब म्यूटेशन है, जो कि बहुत धीरे धीरे अरबों सालों में धीरे धीरे होता रहा है। तो जो म्यूटेशन होता है ये हमारी जो जेनेटिक चीज होती है उसको बदल देता है। कोरोना वायरस, जो वायरस होते हैं वो काफी हद तक म्यूटेशन करते हैं, ज्यादा म्यूटेट करते हैं, हमसे कहीं ज्यादा म्यूटेट करते हैं। और कोरोना वायरस स्पेसिफिकली, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस इतना म्यूटेट नहीं करता, पर कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से म्यूटेट कर सकता है। कुछ वायरस ज्यादा म्यूटेट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो पुराना जो कोरोना वायरस था उससे ये ओमिक्रॉन वायरस में बहुत परिवर्तन आ गया है। इसके जो सेल्फ सरफेस है, जो सेल वॉल है, उसका जो एंटीजन है वो काफी हद तक बदल गया है। इसलिए डिस्कशन ये आपने ध्यान से सुना होगा कि उसमें 23 म्यूटेशन, 40 म्यूटेशन, इतने म्यूटेशन हो गए हैं। और वो जो ये ओमिक्रॉन वायरस है ये पुराने कोरोना वायरस से काफी डिफरेंट दिखाई देता है। इनफैक्ट कल एक मैं खबर पढ़ रहा था, सुन रहा था कि एक फ्रांस के अंदर में एक और वायरस मिल गया है, IHU या IHV नाम से। नहीं सर, इजराइल में मिला है सर, फ्लोरिक्रॉन।
एक फ्रांस नहीं में सर, था। फ्रांस में में भी भी है मिला सर। है, फ्रांस में मिला है सर, कल ही की न्यूज में था। हाँ, तो अभी ये जैसे अल्फा बीटा डेल्टा ओमिक्रॉन, और ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। इसके जो सेल, ये जो एंटीजन है जिनसे हमारा शरीर इनको पहचानता है, वो क्या कर रहा है कि अपने एंटीजन को ही बदल दे रहा है। हमारा एंटीजन जानता था ए को, उसने उस एंटीजन को बदल के बी कर दिया है। अब मान लीजिए उसके सरफेस पे 1000 एंटीजन थे, उसने 50 चेंज कर दिए। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसके लिए चैलेंज हो गया, यार ये वही है ये नया है। अगर वो इसे नया ट्रीट करेगा कि ये कोई नई चीज है, तो फिर वो दोबारा से लग जाएगा इम्यून सिस्टम उस लंबे कोर्स में, और जिसमें वो 7 से 10 दिन लगाएगा। अच्छा, जितना ज्यादा ये गैप ज्यादा रहता है, अगर 10 दिन लगते हैं हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने में, तो उससे नुकसान ये होगा कि वो वायरस तब तक बहुत मल्टीप्लाई कर चुका होगा। ये वायरस बैक्टीरिया ऐसे बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकली ग्रो करते हैं। तो जितना ज्यादा इनको समय मिलेगा, ये उतना इनका नंबर बढ़ जाएगा। और अगर एक नंबर बियॉन्ड द लिमिट पहुंच गया, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, ऐसा नंबर तो मैं नहीं देख सकता, पर 100, 500, 1000, 2000 वायरस को तो संभाल लेगा। पर अगर 10, 20, 50 लाख या करोड़ वायरस हो गए, तो फिर उसको संभालना उसके बस की बात नहीं रहेगा, क्योंकि वो उतने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जब तक क्या है कि वो बॉडी का हमारा जो रिसोर्स है उसे वो कंज्यूम कर चुके हैं। तो इसलिए जो ये म्यूटेशन होते हैं ये महत्वपूर्ण है, और ये म्यूटेशन हमारी इस वैक्सीन को प्रभावित करते हैं। जैसे बूस्टर डोज की जो बात हो रही थी, बूस्टर डोज की बात 2 तरीके से काम करेगी। नंबर 1, हाँ, जैसे एक ये सवाल आपका था कि कुछ की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है हमारे शरीर में, कुछ बीमारियों की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कुछ की लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती है। जैसे पोलियो नाम का वायरस है, इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है हमारे पास। हमारे को एक बार पोलियो का वैक्सीनेशन हो गया तो हमारे को याद रहेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को। परंतु कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, खासतौर में ये लोग, ये जो अपने को बदलते रहते हैं, जो इन्फ्लुएंजा टाइप के वायरस होते हैं, ये अपने आप को बहुत तेजी से बदलते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं दे पाते। और ऐसे में बूस्टर डोज लगाना या हर साल या एक लिमिटेड पीरियड के बाद उसको वापस लगाना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज का स्तर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है यदि कोई फ्रेश इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये हमारे इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का की कहानी है। कोई और सवाल इससे संबंधित? इससे संबंधित जो भी सवाल हो आप पूछिए, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। आपको वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पर सवाल आएगा, बायोलॉजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको 100% सवाल आएगा। और आपको समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इस पर, तो हमें सबको ये समझ होनी चाहिए कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है। कोई और सवाल है किसी का? वैक्सीन के बारे में अगर यहाँ पे बता दे तो ठीक रहेगा ना। नहीं, वैक्सीन इसी चीज को जो हम मिमिक कर रहे हैं, हम जो नकली इन्फेक्शन दे रहे हैं, मिमिकिंग इन्फेक्शन। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन हम अपने इम्यून सिस्टम को एक झांसा देने का एजेंट है। कोई भी एजेंट हो सकता है, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग एजेंट हो जाता है। तो हम अपने शरीर को एक झांसा दे रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं एक इन्फेक्शन। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता चलता, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो नहीं रिएक्ट करेगा अगर बीमारी नहीं होगी। हम स्वस्थ हैं तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में हम जो कोरोना की वैक्सीन होगी उसमें क्या करेंगे? सर जो लाइव कोरोना मतलब लाइव जो वायरस होता है, उसका माइल्ड वायरस होता है, उसको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। नहीं, और उसके खिलाफ सर 2 टाइप के वायरस होते हैं, एक लाइव वायरस भी होता है और सर डेड वायरस भी होता है। अलग अलग वायरस को अलग अलग वैक्सीन में इंजेक्ट करते हैं। एक कोवैक्सीन में मेरे ख्याल से डेड वायरस है और कोविशील्ड में लाइव वायरस है।
किसी में भी लाइव वायरस को नहीं कर रहे। लाइव वायरस केवल कुछ ही बहुत ही लिमिटेड वैक्सीन है, जिसमें पोलियो वैक्सीन है। ज्यादातर वैक्सीन लेकिन सर इसमें भी है सर माइल्ड किल्ड, सर माइल्ड वायरस है बट लाइव वायरस है कोविशील्ड में। वो एडिनो सर वायरस तो हम सर हमेशा डेड तो नहीं करेंगे, माइल्ड मैं कह रही हूँ, माइल्ड उसकी क्षमता कम होती है। हाँ नहीं, मुझे पता है माइल्ड वायरस क्या होता है, बट मुझे आप एक काम करना, उसका पेपर शेयर करना, जहाँ से आप कोट कर रहे हो आप मुझे शेयर करना। ठीक है, देखते बताते हैं। अच्छा, जो वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन है, वैक्सीन का काम होता है, वैक्सीन से हम क्या करते हैं, वैक्सीन से हम ये अपने इम्यून सिस्टम को एक तरीके से एक झांसा देना है, हमें धोखा देना है, हमें इन्फेक्शन नहीं करना है, हमें एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं करना है, बल्कि एक इन्फेक्शन को मिमिक करना है। हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगना चाहिए कि इन्फेक्शन हुआ, और उसे लगवाने का जो एजेंट होता है वो एजेंट कहलाता है वैक्सीन। ठीक है, वो एजेंट है हमारा वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर में हम कई तरीके से, जैसे अभी जो चर्चा थी उसे कई तरीके से, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इस एंटीजन को हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करना। ये जो एंटीजन है, उस वायरस, उस बैक्टीरिया से संबंधित जो एंटीजन है उसको हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करना। आमतौर पर मेजॉरिटी केसेस में हम ये एंटीजन उसी वायरस या बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? उस वायरस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं लैब के अंदर में और उसे किल कर देते हैं। वायरस लिया, उसे लैब में ग्रो किया, जब बहुत सारे वायरस बन गए उनको गर्म करके किल कर दिया। अब किल करने के बाद ये डेड वायरस हो गए। इन डेड वायरस को या डेड एंटीजन या इनमें से एंटीजन एक्सट्रैक्ट किया। उस एंटीजन, एक्सट्रैक्टेड एंटीजन को हम इंजेक्शन के द्वारा शरीर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब हमारे शरीर में वो एंटीजन घुसता है तब क्या होगा? एंटीबॉडी बनाएगा उसके अगेंस्ट। मान लीजिए ये ए एंटीजन हमारे किसी वायरस पर है, तो हमारे शरीर का नॉर्मल काम क्या है? जब ये पूरा सेल ये लाइव हमारे उसके अंदर घुसेगा, इन एंटीजन के खिलाफ वो काम करना शुरू कर देगा। परंतु हम क्या करते हैं? इसको मार देते हैं, इसको किल कर देते हैं, और इन ए को किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया और इन ए को हमने शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो या वायरस तो लाइव है नहीं, केवल एंटीजन एंटर कर रहा है। जब एंटीजन एंटर कर रहा है तो वो एंटीजन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये वायरस आ गया हमारे शरीर में। उसे ये नहीं पता कि ये जीवित नहीं है, ये मरा हुआ है। तो क्या करेगा वो फिर वापस एंटीबॉडी बना देगा, और एंटीबॉडी बनाने से हमें फायदा होगा कि वो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में, हमारे शरीर के अंदर घूमती रहेंगी। जब ये एक्चुअल वायरस हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी कभी ना कभी घुसने की कोशिश कर सकता है, तो जब ये घुसने की कोशिश करेगा हमारे शरीर में पहले से तैयार एंटीबॉडीज रहेंगे। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से पता होगा कि भैया ये ए आएगा तो उस ए से कैसे निपटना है, तो वो इन ए के खिलाफ एंटीबॉडी शूट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा जो सिस्टम होता है ये वैक्सीनेशन कहलाता है। कुछ केसेस में, बहुत कम वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें लाइव, ज्यादातर जो वैक्सीन होती हैं उनमें किल्ड वायरस या बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है आज के समय में। और जो मैं कह रहा था कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये कर रहे हैं कि केवल ओनली एंटीजन को ग्रो करें,
केवल एंटीजन को लैब में ही बना लें, वायरस को किल करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एंटीजन को लैब में क्रिएट करते हैं और उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। कुछ केसेस में लाइव वायरसेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइव वैक्सीन बोलते हैं, लाइव वायरस वैक्सीन। और जो लाइव वायरस वैक्सीन होती हैं, इन लाइव वायरस वैक्सीन में जो बैक्टीरिया, जो वायरस होता है, उसको इतना कमजोर कर दिया जाता है, अटेनुएट कर दिया जाता है। अटेनुएटेड वायरस होते हैं। इन अटेनुएटेड वायरसेस को, जो कि अब शक्तिहीन हो गए हैं, हिंदी में अगर इसे बोलें तो ऐसे वायरस जो बीमारी नहीं कर सकते, उन वायरस को हम अपने शरीर में इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसका उदाहरण है पोलियो वायरस। जो पोलियो की दवाई है, जो ओरल वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की भी दो तरीके की वैक्सीन है, ओरल और, आप लोगों ने कौन पी है पोलियो की दवा? पी होगी बचपन में सभी ने। यस सर। यस, तो दवा पी थी या इंजेक्शन लगा था? दवा पी थी। पी थी दवा सर, पी, ओरल ओरल। है ना। हम पोलियो सबके वैक्सीन, समय में ओरल वैक्सीन चलती थी, तो वो लाइव वायरस हुआ करता था। पोलियो का लाइव बट अटेनुएटेड, पर जीवित है परंतु शक्तिहीन वायरस पोलियो के केस में दिया जाता था। परंतु आज के समय में हमारे जो नॉर्मल वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, जो यूआईपी है, उसके अंदर में, अब भारत के अंदर में भी केवल किल्ड वैक्सीन दी जा रही है। केवल जो हमारा पोलियो, अभी पोलियो प्रोग्राम होता है या बंद हो गया? यस सर, तो यस जो सर, पोलियो होता है। प्रोग्राम होता है, दवाई पिलाई जाती है मास लेवल पे, केवल उसमें ये दवाई पिलाई जाती है। अब वैक्सीनेशन, आज का समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। हम यहीं से आगे इस वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अभी इसमें हम थोड़ा सा और समय देते हैं। बायोलॉजी में जो समय हमें देना है वो हम यहीं पर दे देते हैं, जिससे हमें थोड़ा समय बचेगा। हम कल कुछ कंसेप्ट और कल पढ़ लेंगे, हर्ड इम्यूनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, वैक्सीनेशन कैसे होता है, उसके बाद फिर हम अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। बाय सर।